दोस्तों एक लंबा वक्त गुजर चुका है कि जब 1 अक्टूबर 2024 के दिन ईरान ने फाइनली अपनी लंबी खामोशी को तोड़ते हुए इजराइल के ऊपर एक बड़ा मिसाइल अटैक किया था। ईरान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये अटैक काफ़ी कामयाब रहा, क्योंकि जहां एक तरफ हमले के वक्त सारे ही एयर डिफेंस सिस्टम्स के फेल होने की वजह से इजराइल को दुनिया भर में काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जाहिर है वेस्टर्न मीडिया इन सारे एयर डिफेंस सिस्टम का गुणगान एक लंबे वक्त से करता आ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ इस हमले की वजह से ईरान को एक बूस्ट मिला। वो पूरी दुनिया में अपने आप को साबित करने में कामयाब रहा, और ख़ास तौर से उसने इस बात का प्रूफ भी दिया कि उसकी जिस मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर पूरी दुनिया में गदर मचा रहता है और मीडिया का एक बड़ा तबका उसको मिसाइल टेक्नोलॉजी का सुपर पावर तक घोषित करता रहता है, वो दरअसल कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि उसमें पूरी तरीके से सच्चाई है। और मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में वाकई अब ईरान दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है, जिसका तोड़ अमेरिका और रशिया के पास हो या ना हो, लेकिन फिलहाल मिडिल ईस्ट में तो किसी के भी पास नहीं है। इसके बाद होना क्या था वही हुआ। इजराइल पूरी तरीके से बौखला गया और उसने ये ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, बदला तो जरूर लिया जाएगा। जब भी लिया जाए, जैसे भी लिया जाए, बदला जरूर लिया जाएगा, और वो भी अटैक करके लिया जाएगा। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि लगभग सारे ही यूरोपियन देशों ने इजराइल का ईरान को लेकर ये रुख देखकर अपने आप को खामोशी के साथ साइड में कर लिया। रहा अमेरिका के जो अनऑफिशियली या कहें कि इनडायरेक्टली इजराइल की पूरी जंग ही खुद लड़ता है, उसने ज़ाहिरी तौर पर तो शुरू से ही ये इम्प्रेशन दिया कि मानो वो पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है। ईरान को सबक सिखाया जाएगा, ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा, इजराइल जो कुछ भी करना चाहता है उसको कर लेने दिया जाएगा। मगर फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा तो अमेरिका की तरफ से भी कुछ ऐसे फैसले लिए गए, कुछ इस तरह की खबरें आईं, जिनसे फिर ये महसूस हुआ कि शायद अमेरिका भी बड़ी ही शिद्दत के साथ इस पूरे मैटर से दूरी बनाना चाहता है और ईरान से किसी भी हाल में नहीं भिड़ना चाहता है। क्योंकि अमेरिका की तरफ से कभी तो कहा गया कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर इजराइल को हमला नहीं करने दिया जाएगा, तो कभी कहा गया कि हाँ, हम इजराइल को ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ पर भी हमला ना करने के लिए तैयार कर रहे हैं। और फिर बाद में कहा गया कि हाँ, हमने अब इजराइल को दोनों ही यानी न्यूक्लियर और ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला ना करने के लिए मना लिया है, बावजूद इसके कि इजराइल तो बड़ी ही शिद्दत के साथ इन दोनों जगहों पर ही हमला करना चाहता था। किस्सा मुख्तसर ये कि सिर्फ अगले 1-2 दिन के अंदर ही ईरान को करारा जवाब देने का दावा करने वाला इजराइल अभी तक कि जब आधे महीने से ज़्यादा गुजर चुका है, चाहकर भी या ये कहें कि अमेरिका की पूरी मदद के साथ भी ईरान के ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। मगर अब सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों? आखिर ईरान के पास ऐसी भी कौन सी खास चीज़ मौजूद है, ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत मौजूद है कि अमेरिका जैसी सबसे बड़ी ताकत के साथ होने के बावजूद भी इजराइल ईरान के ऊपर वैसा हमला करने की हिम्मत नहीं करता है कि जैसे वो आसपास के इलाकों में आए दिन करता रहता है। तो चलिए अब हम कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने वाले हैं कि जिनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है, और मुझे उम्मीद है कि जिन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने कहीं और कभी नहीं सुना होगा। खास बात यह है कि ये सारी जानकारी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसका ताल्लुक इजराइल के सिर्फ इसी वक्त के हमले, इसी वक्त के कॉन्फ्लिक्ट से नहीं है, बल्कि फ्यूचर में जब जब ईरान और इजराइल का सामना होगा तब तब आप लोगों के ये जानकारी काम आने वाली है। और आप लोग इसी जानकारी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में ईरान और इजराइल की कभी भी होने वाली जंग का नक्शा किस तरह का होगा। मिसाल के तौर पर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की ही बात कर लें कि जिन पर इजराइल की सबसे ज़्यादा नज़र है, और जिस पर अगर अटैक होता है तो वाकई ईरान को भी सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो उस पर हमला करने के लिए इजराइल को अपने जेट्स के ज़रिए से एक लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच कुछ ज़्यादा ही लंबा डिस्टेंस है। अब जब फासला ज़्यादा है तो इजराइल को ईरान पर किसी भी तरीके का हमला करने के लिए ईरान के पड़ोसी देशों से मदद चाहिए ही चाहिए है, क्योंकि उसके बगैर ये हमला हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर इजराइल के सामने 2-3 ऑप्शन हैं। पहला तो ये कि वो डायरेक्ट सऊदी अरबिया से बात कर ले और सऊदी अरबिया के आसमान से गुजरते हुए ईरान में एंटर होकर हमला कर दे, मगर ऐसा भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये बात ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि कुछ वक्त पहले ही ईरान की तरफ से सऊदी अरबिया को ये धमकी दे दी गई है कि अगर ईरान के
اوپر اٹیک کرنے کے لیے کسی بھی طاقت کو سعودی عربیہ نے اپنا ایئر اسپیس دیا تو پھر سعودی عربیہ میں جتنی بھی آئل فیسلٹیز ہیں، مطلب تیل کی سائٹس ہیں، ان سبھی پر حملہ کر دیا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، یہ بات بھی کنفرم ہو چکی ہے کہ سعودی عربیہ نے بھی امریکہ کو یہ میسج دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی کنڈیشن میں ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اپنا ایئر اسپیس استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اور ویسے دوستو، سعودی عربیہ کا یہ معاملہ شاید یہیں تک نہیں رہے گا، بلکہ فیوچر میں اگر اسرائیل اور ایران کے بیچ یہ کانفلکٹ لمبا چلتا ہے تب بھی سعودی عربیہ پوری ہی طریقے سے دوری بنا کر رکھے گا اور ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کرے گا کہ جس سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسی جنگ میں داخل ہو جائے کہ جو اس کی اکانومی کو تباہ کر کے رکھ دے۔ تو کل ملا کر یہ آپشن ختم ہو گیا، اب دوسرا آپشن بچتا ہے جارڈن کا۔ ویسے تو جارڈن کے بارے میں بھی اس طرح کی خبریں آ چکی ہیں کہ اس نے یہ میسج بھیج دیا ہے کہ وہ ایران یا کسی بھی دوسری طاقت کے خلاف حملہ کرنے کے لیے اپنا ایئر اسپیس استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا، لیکن پھر بھی اگر جارڈن کے پچھلے کچھ وقت کے ہی ٹریک ریکارڈ پر نظر ڈال کر یہ بات مان بھی لیں کہ چلو جارڈن اجازت دے دے گا، تب بھی اسرائیلی فائٹر جیٹس کو جارڈن سے آگے پھر عراق سے ہو کر گزرنا پڑے گا، جہاں پر ہم جانتے ہیں کہ ایران کے بہت سارے پراکسی گروپس کا کافی دبدبہ ہے۔ اب اگر معاملہ صرف ایک بار کے حملے یا ایک بار کی ایئر اسٹرائک کا ہے تو شاید اسرائیل کے جو فائٹر جیٹس ہوں گے وہ چکما دے کر ادھر سے نکل بھی سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ایک دوسرے کے اوپر حملے بازی ایک بڑی جنگ میں بدل جاتی ہے تو بار بار کے حملے کے لیے تو اسرائیل ادھر سے کبھی بھی نہیں گزر سکتا ہے، ورنہ ممکن ہے کہ بہت جلد ہی اس کے ایک آدھ فائٹر جیٹ کے زمین پر پڑے ہونے کی خبریں آ جائیں۔ آخر میں ایک آپشن اور بھی بچتا ہے جو لمبا بھی ہے، اور وہ ہے ٹرکی کے اوپر سے۔ ویسے تو پچھلے کچھ وقت کے اندر اسرائیل اور ٹرکی کے بیچ رشتوں میں جس طرح کا ایک موڑ دیکھنے کو ملا ہے کہ ٹرکی کے راشٹرپتی رجب طیب اردوغان نے بنجامن نیتن یاہو کو آتنکوادی تو اسرائیل کی فوج کو نازی تک کہہ ڈالا ہے، تو اس سے تو نہیں لگتا ہے کہ موجودہ دور میں ٹرکی اسرائیل کو ایسا کرنے کی اجازت دے بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس بات کو کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ ٹرکی ہو نہ ہو ایک ناٹو ممبر ہے، تو اسی لیے کبھی بھی کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو تھے کچھ جیوگرافیکل چیلنجز کہ جو اسرائیل کے سامنے تب آئیں گے کہ جب فیوچر میں وہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے بارے میں سوچا کرے گا، اور اگر اس کے فائٹر جیٹس کسی نہ کسی طریقے سے یعنی ان میں سے کسی بھی روٹ کو لے کر ایران تک پہنچنے میں کامیاب ہو بھی گئے، تب باری آئے گی ایران کے ڈیفنس سسٹم کی۔ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو بتاتا چلوں کہ ایران کی طرف سے لگ بھگ 20 سے 25 کے قریب الگ الگ طرح کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کا استعمال کیا جاتا ہے، جو سارے ہی اسرائیلی فائٹر جیٹس کا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم صرف اور صرف ایک اسرائیلی فائٹر جیٹ کو بھی گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ڈیزاسٹر ہوگا نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ امریکہ کے لیے، کیونکہ جہاں ایک طرف اسرائیل جتنے بھی فائٹر جیٹس وغیرہ استعمال کرتا ہے وہ سب امریکہ کے دوارا ہی بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف آج کل چائنا اور رشیا جیسے دیش ایران کے سب سے پکے دوست ہیں۔ تو اگر آج کے وقت میں ایران کی زمین پر امریکہ کا کوئی بھی ایڈوانس ویپن گرتا ہے تو ایران اس کو خود کھولے یا نہ کھولے، لیکن امریکہ کے دو سب سے بڑے دشمن یعنی چائنا اور رشیا کے اندر جا کر وہ ضرور کھلنے والا ہے، اور اس کی ساری جانچ پڑتال ہونا ہی ہونا ہے۔ اب اگر بات کریں ایران کی الگ الگ طرح کے ڈیفنس سسٹمز کے بارے میں، تو ویسے تو اس کے پاس یہ جو 24 اور 25 کے قریب ڈیفنس سسٹم ہیں، ان سبھی پر ایک الگ الگ کمپلیٹ ویڈیو بن جائے گی، مگر پھر بھی اگر ان میں سے جو 3 سب سے زیادہ مشہور اور طاقتور ہیں ان کی بات کریں، ان میں سے 2 تو رشیا کے ہیں جبکہ ایک خود ایران کا بنایا ہوا ہے۔ مگر حیرانے کی بات یہ ہے کہ اس میں سے جو ایران والا ہے وہ رشیا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ رشیا کے جو 2 ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ان میں سے ایک تو S-300 ہے جبکہ دوسرا ہے S-400 کہ جو موجودہ دور میں دنیا کا ہی سب سے طاقتور اور خطرناک ایئر ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے، جبکہ جو ایران والا ہے اس کا نام ہے بوار 373، جس کے اوپر آلریڈی میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں، جس کو آپ لوگ سرچ کر کے یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ موٹے موٹے طور پر بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ایران شروع سے ہی اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا آیا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے ایڈوانس ڈیفنس سسٹم مطلب کہ S-400 کے مقابلے کا ہے یا پھر اس سے بھی اوپر ہے۔ حالانکہ ویسٹرن میڈیا کی طرف سے ہمیشہ اس بات کو نکارا گیا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ ایران بے وجہ میں اس کو بڑا چڑھا کر دکھاتا ہے، حالانکہ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اور جہاں تک معاملہ رشیا کے S-400 کا ہے تو اس کو لے کر بھی لوگوں کے بیچ ہمیشہ کنفیوژن رہتی ہے، اور وجہ یہی ہے کہ ایران کی طرف سے ایک لمبے وقت پہلے ہی اس بات کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی کہ ہم رشیا سے بہت جلد ہی S-400 ریسیو کرنے والے ہیں،
मगर फिर एक लंबा वक्त गुजर गया और ईरान ने ऑफिशियली कभी इस बात को कबूला नहीं कि उसको वो मिले, यानी वो वहाँ पर रिसीव हो चुके हैं या फिर नहीं। अब वेस्टर्न मीडिया तो यही दावा करता है कि शायद ईरान के अंदर ऑलरेडी S-400 आ चुके हैं, लेकिन ईरान जानबूझकर इस चीज़ को जाहिर नहीं करता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि चलो मान लिया एक बार को किसी भी तरीके से इजराइल इन सारे चैलेंजेस को पार कर लेता है, मतलब वो इतने लंबे डिस्टेंस को भी कवर कर लेता है, आसपास के जितने भी देश हैं उनसे किसी तरीके से बात कर लेता है, अमेरिका के ज़रिए से उनको मना लिया जाता है और फिर उन देशों की मदद से इजराइल रिफ्यूलिंग, नेविगेटिंग सब कुछ मैनेज कर लेता है और फिर आगे जाकर ईरान में पहुंचकर वो ईरान के सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी बाईपास कर देता है। तो क्या अब वाकई इजराइल ईरान की अंडरग्राउंड मौजूद न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट कर सकता है या फिर नहीं? आपका जवाब होगा बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वो तो पहले ही लेबनान के शहर बैरूत के अंदर सैयद हसन नसरुल्लाह को अंडरग्राउंड यानी बंकर के अंदर मौजूद होने के बावजूद भी टारगेट कर चुका है। तो भला ईरान के अंदर उसकी जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको टारगेट करना इजराइल के लिए क्या मुश्किल बात होगी? तो दोस्तों जरा रुकिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताता चलूँ कि जो यूके का एक मशहूर फाइनेंशियल टाइम न्यूज़पेपर है उसने यूरोपियन मिलिट्री एक्सपर्ट्स के हवाले से ये लिखा है कि दरअसल ईरान की जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको पूरी तरीके से टारगेट करना इम्पॉसिबल है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो नामुमकिन बात है और इसके पीछे उन लोगों ने कई अलग अलग रीजंस बताए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान ने फ्यूचर के खतरे को भांपते हुए इन सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को सिर्फ अंडरग्राउंड ही नहीं बनाया है, बल्कि इसकी जो गहराई है वो उम्मीदों से भी कहीं ज़्यादा है। और इससे भी ज़्यादा अहम बात तो ये है कि अंडरग्राउंड इन सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बनाने के लिए भी जिन जगहों को चुना गया है वो दरअसल पहाड़ों के नीचे हैं, यानी पहाड़ों की जो ऊंची ऊंची चट्टानें हैं उन्हीं के ही कहीं नीचे इधर उधर इन सारी फैसिलिटीज़ को बनाया गया है, जिसके बाद ऊपर से इसके ऊपर एयर स्ट्राइक करना या इसको टारगेट करना न सिर्फ मुश्किल बल्कि एक हद तक नामुमकिन हो जाए। तो इजराइल के लिए अब यहाँ पहुँचकर भी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करना इतना बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि जितना बड़ा चैलेंज शायद लॉन्ग डिस्टेंस या फिर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं था। पहली बात तो ये कि उसको हद से ज्यादा ऊपर से पहाड़ों के बीच में ही कहीं इधर उधर बहुत प्रिसाइजली अटैक करने होंगे, वो भी लगातार, क्योंकि एक दो अटैक से तो कुछ होने वाला भी नहीं है। और अगर बिल्कुल सटीक जगह पर अटैक कर भी दिया गया तो बड़ा चैलेंज तो यही बना रहेगा कि वो बॉम्ब या फिर वो मिसाइल पहली लेयर को तोड़ते हुए इतनी अंदर तक जा भी पाएगी या नहीं, और अगर जा पाएगी तो कितना नुकसान पहुंचा पाएगी, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी नुकसान हुआ तो अटैक पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि यूरोपियन मिलिट्री एक्सपर्ट्स की तरफ से फाइनेंशियल टाइम्स को ये बताया गया कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को सिर्फ और सिर्फ GBU-57 अमेरिकन बंकर बस्टर बॉम्ब के जरिए से ही कर सकता है। मगर इस मामले में भी परेशानी की बात यह है कि इजराइल के पास जितने भी फाइटर जेट्स वगैरह हैं उनके जरिए से इस बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस हैवी और ख़तरनाक बंकर बस्टर बॉम्ब से अटैक करने के लिए एक स्पेशल बॉम्बर की ज़रूरत होती है और वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का B-2 स्प्रिट बॉम्बर है। मगर अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका इजराइल की खातिर अपने इस स्पेशल बॉम्बर को ईरान के अंदर भेजने के लिए तैयार होगा भी या फिर नहीं, बावजूद इसके कि उसको पता है 2019 में ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से उसका वो ताकतवर और ख़तरनाक ड्रोन गिराने में कामयाब हो गया था कि जो दरअसल कीमत के मामले में F-35 से भी कहीं ज़्यादा महंगा था। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि CSIS यानी कि द सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के जो अमेरिका का एक थिंक टैंक है, उनने तो ये भी दावा किया है कि ये स्पेशल बॉम्बर भी जो ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और उसकी मेन वजह यही है कि ईरान ने बड़ी ही चालाकी के साथ जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन हैं यानी पहाड़ हैं उनके नीचे इनको कहीं दफना दिया है। और इसी अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो है न्यूक्लियर अटैक। और जाहिर है हाल फिलहाल में तो अमेरिका उस ऑप्शन की तरफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, वो भी इसके बाद कि जब इस तरह के भी र्यूमर्स दुनिया भर में फैल रहे
हैं कि शायद ईरान भी न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर चुका है। आखिर में इसराइल के पास ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन वही है कि जो ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता है और इसराइल की सबसे बड़ी ताकत, यानी कि जासूसों का जाल। और इस तरह से तो इसराइल ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको पहले भी टारगेट कर ही चुका है। मतलब कभी तो इनके पूरे सिस्टम में कोई वायरस डलवा दिया गया कि जिसकी वजह से इनका सिस्टम लंबे वक्त तक के लिए जाम हो गया, या कई महीने और कई साल पीछे चला गया, या कभी आग वगैरह लगवा दी गई, तो कभी किसी बड़े साइंटिस्ट को खुफिया तरीके से मरवा दिया गया। लेकिन जाहिर है इन तमाम चीज़ों से टेम्परेरी नुकसान तो पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका नहीं जा सकता है। और अब अगर ये खबर सच्ची साबित हो गई कि ईरान वाकई न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर चुका है, तो ये सारे ऑप्शन तो वैसे ही फजूल हो जाते हैं। तो आखिर में दोस्तों मामला यही निकल कर आता है कि सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स पर ही नहीं बल्कि किसी भी जगह पर इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करना काफी मुश्किल काम है, बहुत सारे चैलेंजेस से भरा हुआ है। तो इसीलिए अगर फ्यूचर में ईरान और इसराइल के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता भी है जिसमें इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर लगातार एयर स्ट्राइक्स वगैरह की जाती हैं, तो ऐसा बहुत ही मुश्किल से होगा कि आसपास के तमाम देश पूरी तरीके से खामोश रहें, इस जंग से दूर बने रहें और सिर्फ ये दोनों ताकतें ही लड़ती रहें, बल्कि बाकी ताकतों को भी चाहते और ना चाहते हुए इसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ईरान की आसपास की ही कुछ ताकतें इसराइल की मदद कर रही होंगी, उसके साथ कोऑपरेट कर रही होंगी, तभी वो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर पा रहा होगा, वरना जैसा कि हम जान चुके हैं कि ये चीज इम्पॉसिबल सी महसूस होती है। फिलहाल दोस्तों इसी के साथ आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।